गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। सिंह सर के मिशन पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के अंतर्गत आज मैं आपका एफएसटी जो 12 है उसका हिंदी मीडियम में सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आज मैं 1 से 50 तक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप पेपर दे के आए होंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि देख लें किसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स दूर हो पाए। ठीक है ना, आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे 3m द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में 3 बराबर भाग में टूटता है। यदि दो भाग का वेग क्रमशः वीजे और माइनस वी आई है तो तीसरे भाग का वेग होगा। देखो, जैसे ये आपका एक 3m का है, अभी तो ये रेस्ट पे रखा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये 3 भागों में टूट गया और तीनों भाग के मास क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये मान लो इसकी वेलोसिटी वी जे कैप है, इसकी माइनस वी आई कैप है, ये मान लिया P3। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम, जो आपका रेखीय संवेग होता है, वो संरक्षित रहता है। तो विस्फोट के पहले तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मोमेंटम इस तरह लिख लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम वी जे कैप प्लस एम वी माइनस आई कैप और प्लस एम वी थ्री। देखो बच्चा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब v3 की बात करेंगे तो v3 आएगा वी आई कैप माइनस वी जे कैप। ओके, तो यहां से v कॉमन ले लोगे आप तो ये बनेगा आई कैप माइनस जे कैप और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऐसा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कर एक लेंस वायु में उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है और जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ का अपवर्तनांक है। देखो, वायु का अपवर्तनांक हम लोग 1 ले लेते हैं और ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेंस वेगर का फार्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अगर ये लेंस वायु में रखा होता है तो अपन लोग ए म्यू जी लेते हैं। अगर वायु में रखा होता है तो ए म्यू जी लेते हैं। अगर किसी मीडियम में रखा होगा या किसी लिक्विड पे रखा होगा तो यहाँ पे ए म्यूजी की जगह एल म्यूजी लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं बच्चा। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो द्रव है उसका अपवर्तनांक अगर लेंस के अपवर्तनांक से क्या हुआ, कम हुआ, तो फिर प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, फोकस दूरी और पावर चेंज हो जाता है। अगर दोनों के, लिक्विड के और लेंस के मटेरियल के, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गए तो लेंस जो होता है वो एक समतल ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन थर्ड में जो होता है कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है तो जो लेंस होता है उसकी नेचर चेंज हो जाती है। अगर एयर पे वो उत्तल था तो लिक्विड के अंदर, जल के अंदर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और हम सबको पता है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। ठीक है ना, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। तो जो लेंस का अपवर्तनांक होगा वो 1 और 1.33 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा। तो ऐसा कहाँ लिखा है, तीसरे ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, करे खुली टंकी जो h ऊंचाई तक जल से भरी है कि तल के पास एक छोटा सा छिद्र है, छिद्र से निकलने वाले जल की चाल होगी। बेटा, आपने द्रवों के प्रवाह में टर्सौली प्रमेय पढ़ी होगी। यहां तक ये जल भरा हुआ है, ये जल भर गया, ये h ऊंचाई दे रखी है और यहां पे छोटा सा एक होल है बॉटम में। जब यहां से छोटा सा होल है, छिद्र है, तो जो टर्सौली प्रमेय उसका रिजल्ट होता है v बराबर √2gh। कैसे, कहां लिखा है, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है और थर्ड ऑप्शन के हिसाब से आपका सही जवाब हो गया v बराबर √2gh। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कह रहा है लोहे की छड़ की ताप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक इतना दे रखा है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला पढ़ा है, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अगर परसेंटेज में निकालना है इंटू 100, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या दे रखा है, 10⁻⁻⁵, डेल्टा टी क्या दे रखा है 500 और ये क्या हो जाएगा 100।
तो यहां से 0.5% दिख रहा है, और ऐसा कहां दे रखा है? तीसरे ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है दिखाए गए संयोजन में यदि द्रव्यमान m को थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो कंपन की आवृत्ति, अगर इसको थोड़ा पकड़ के छोड़ देते हैं तो ये अपने मीन पोजीशन के इधर उधर एक सरल आवर्त गति करने लगता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्प्रिंग का संयोजन है वो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक होता है वो K1 प्लस K2 होता है। आपको आवृत्ति निकालनी है, और आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट K बाई M। अब यहां पर क्या होता है, ये जो K होता है वो नेट होता है। ओके, कई सारी अगर संयोजन में लगी हो स्प्रिंग, तो यहाँ पे दो स्प्रिंग लगी है, दोनों समांतर क्रम में, तो Kp की वैल्यू रख देंगे N बराबर 1/2 अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई M। ओके, तो ये ऐसा देखते कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक गर्म जल का बीकर T1 में 85 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, T2 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 75, T3 में 75 से 70। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ठंडे होने की दर है बराबर के टी माइनस टी नॉट पढ़ा है। यहां पर देखो ये 85 से 80 है, टेम्परेचर धीरे से कम हुआ, फिर ये 80 से 75 है, टेम्परेचर और धीरे से कम हो रहा है, तापांतर तो कम बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 85 स्टार्टिंग टेम्परेचर था, ठीक है, फिर 80 हो गया, अब यहाँ से क्या 80 से 75 पे गया, और 75 से 70। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, हमारा जो ठंडे होने की रेट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, और धीरे धीरे अगर कम होती जाएगी तो जो समय लगेगा वो बढ़ता जाएगा, समय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा समय कौन सा होगा, T3 होगा, फिर कौन सा होगा, T2 होगा, फिर कौन सा होगा, T1 होगा। सबसे ज्यादा समय T3 होगा, फिर T2 होगा, और सबसे कम समय क्या होगा, T1 होगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा, ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा, न्यूटन के शीतलन नियम के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे चार बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक भुजा ए के वर्ग के कोनों ए बी सी डी पर रखे हुए हैं। बिंदु ई बी व सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु आवेश ई को ओ से ई तक ले जाने में किया गया कार्य। बेटा देखो प्लस की वजह से जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनस की वजह से उतना ही चार्ज होगा। अगर एक इस तरह की लाइन में प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे हैं तो इसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर हमेशा विभव क्या होगा, जीरो होगा। वी क्या होगा, जीरो होगा। जितना इसकी वजह से प्लस होता है उतनी ही वजह से माइनस होता है। विभव आपकी अदिश राशि है तो दोनों को ऐड करेंगे तो वी क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर हम यहां देखते हैं तो ये ओ ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु हो गया, तो जितना प्लस क्यू की वजह से होगा उतना ही माइनस क्यू की वजह से होगा। तो जो वीओ है और जो वीई है दोनों के दोनों क्या होगा, जीरो हो गए। जब ये दोनों जीरो हो गए तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो है तो बेटा डब्ल्यू वी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, शून्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका थर्ड ऑप्शन सही था। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन 50 हर्ट्ज आवृत्ति से वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो धारा, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चल रहा होता है तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ई अपॉन टी, क्यू अपॉन टी पढ़ा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ई अपॉन टी रखेंगे, और 1 अपॉन टी क्या होता है, आवृत्ति होता है, आवृत्ति होता है ये। और ये आवृत्ति दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, और बेटा आवृत्ति कितनी दे रखी, 50 हर्ट्ज दे रखी। 8 गुणे 10 की घाते माइनस 19 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मैच करेंगे, अच्छा ये 80 आएगा, और इसको मैच करने में 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 एम्पियर आएगा। कैलकुलेशन तो वहीं तक था। ऑप्शन जब देखिए तो ऑप्शन में थोड़ा मैचिंग मैनेजमेंट करना था, थोड़ा एडजस्टमेंट करना था। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का आपका कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। सीधे से फार्मूला लगाना था, ये आपको वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 करा एल भुजा वाले घन के केंद्र बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा गया है। घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स गॉसियन थ्योरम के हिसाब से जो फाई ई होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई बराबर सीधे सीधे हो जाएगा क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर किसी एक फलक से पूछता, तो घर में 6 फलकें होती हैं, तो हम 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सही कहाँ पे लिखा है, 4th नंबर पे लिखा है, तो जो ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका ऑप्शन नंबर 4th सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि असर्शन कह रहा है, प्रकथन कह रहा है, एक रैखिक धारावाही प्रणाली का एक दंड चुंबक के तुल्य होती है। ठीक है भैया, दंड चुंबक देखा होगा, उसमें भी नॉर्थ और साउथ होता है। एक धारावाही प्रणालिका देखी होगी, उसमें इस तरह कई सारे फेरों की संख्या होती है, और ये भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ की जाए, दोनों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान होती है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे भी हम लोग खींचेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही है, तभी उसको तुल्य बोला गया है। तो कह रहा है यदि प्रकथन और कारण दोनों सही है, और कारण प्रकथन की सही स्पष्टीकरण देता है, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय बल रेखाएं सेम होती है, इसी वजह से हम इसको 21 के तुल्य मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट तो सही है ही है, और जो कारण है वो प्रकथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11 का पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तांबा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नहीं भैया, तांबा एक अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये आपका प्रकथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विपरीत दिशा में नहीं, ये विपरीत दिशा नहीं होता, क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे जो दोनों प्रकथन और कारण है वो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार, बेटा जो मैक्सवेल का समीकरण है, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया था। ओके, और वहां पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों क्या होते हैं, कपल होते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं, मतलब दोनों के दोनों युग्मित होते हैं, एक तरह से दोनों इफेक्ट एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अयुग्मित होता है, नहीं भैया गलत हो गया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार घूमते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, इनमें एक रिलेशन होता है, C बराबर E/B। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र युग्मित होते हैं, हाँ ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 4th ऑप्शन सही है। एम द्रव्यमान का एक अल्फा कण v वेग से चलते हुए ZE आवेश वाले भारी नाभिक पर प्रक्षेपित किया जाता है। नाभिक से निकटतम दूरी m पर किस प्रकार निर्भर करती है। जब अल्फा कण जा रहा होगा, तो इस पर काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। और यहां पर अगर देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में बदल रही होगी, अपॉन r0। ये निकटतम दूरी है, तो r0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2πε0 Z2 अपॉन mv²। ओके, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर रिलेशन देखोगे तो r प्रोपोर्शनल टू 1/m दिख रहा है, r0 प्रोपोर्शनल टू 1/m दिख रहा है। तो ये कहाँ पे दे रखा है बच्चा, ऐसा कुछ दे रखा है आपका सेकंड ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सीधे चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है। बेटा सीधे चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और मटेरियल पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, सामग्री पर हाँ निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा, लेकिन ये जो आकार दे रखा है नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता है ना, आकार पर निर्भर नहीं करता। ओके, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बड़ा होगा छोटा होगा उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसके शेप पर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो कह रहा था निर्भर नहीं करता, तो अपना सही जवाब क्या होगा, पहला होगा। ओके, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, आपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा होगा, dq बराबर du प्लस dw, है ना। यहाँ पे जो हीट एनर्जी हो वो 2 रूपों में व्यय हो रही है, या 2 रूपों में उसका चेंज होता है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी गैस के अणुओं को 100 डिग्री सेल्सियस पे वर्ग माध्य मूल चाल v है, किस ताप पर यह रूट v हो जाएगी। अगर याद हो Vrms का फार्मूला आपने पढ़ा था, Vrms बराबर √3RT/m। और अगर यहाँ से देखोगे तो Vrms प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T होता है, Vrms फर्स्ट अपॉन Vrms सेकेंड बराबर √T1/T2। ये आया। Vrms फर्स्ट की जगह क्या लिख दोगे, v, Vrms सेकंड की जगह क्या लिखोगे, √V। और इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करोगे तो ये आएगा 373/T2 निकालना है।
v से v कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तो बेटा जो T2 आएगा 9, 21, 11, ये केल्विन में आएगा। अगर इसको चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो 273 क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब 273 घटाएंगे तो ये आएगा 846 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसा कहाँ दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे चित्र में दिखाए गए अनुसार एक खुरदरी क्षैतिज मेज पर रखे द्रव्यमान m का एक लकड़ी का गुटका बल F द्वारा खींचा जाता है। यदि गुटके और मेज के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तो इसका त्वरण। बेटा देखो, इसका भार mg नीचे की ओर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही होगी। इस फोर्स को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करें घटकों में तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस के साथ लिया जाता है, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन के साथ लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो मोशन तो इधर हो रहा होगा। अच्छा, जब ये इधर चल रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा और वो होगा म्यू इंटू एन। तो देखो मोशन इधर हो रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन पे हमेशा इक्विलिब्रियम मिलेगा, संतुलन की स्थिति मिलेगी। और संतुलन की स्थिति का मतलब है ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल। अगर ऊपर की ओर बल देखेंगे तो एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी दे रखा है। तो यहाँ पे एन बराबर क्या दे रखा है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, ये एन दे रखा है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एन आ गया। अब मेरे को अगर फ्रिक्शन निकालना है, जो फ्रिक्शन होता है ये म्यू और एन की जगह वैल्यू रख दी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ठीक ना, अगर मान ले कि इसका एक्सीलरेशन ए है तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर एम इंटू ए, बराबर एम इंटू ए। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ इससे एफ कॉमन ले सकते हो, तो एफ कॉमन लेने पे क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी बराबर क्या आ जाएगा, एम ए। बेटा एम से डिवाइड कर दोगे तो ए बराबर आ जाएगा एफ बाई एम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का म्यू जी आएगा। तो ये आपका एक्सीलरेशन आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक शानदार सवाल था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान जो आर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप स्थित सदिश पर है और v बराबर 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j। ओके, वेग से चल रहा है। कण का कोणीय संवेग मूल बिंदु के परितः, हमेशा याद रखिएगा कोणीय संवेग अगर कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा किसी ना किसी बिंदु के परितः निकालना होता है। और यहाँ पे जो कोणीय संवेग होता है, जो कोणीय संवेग होता है एल, वो होता है एम आर क्रॉस बी। अब ध्यान से देखो एम कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम दे रखा है। तो ओवरऑल आपको क्या निकालना है, आर क्रॉस वी निकालना है। आर क्रॉस वी के लिए आई कैप जे कैप के कैप, आर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 3 2 माइनस 5, वी कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 3 माइनस 2, के है नहीं तो वहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई ये गया 2, ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का जे, 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस का के कैप ये इधर चला गया, ये माइनस का 6 आया और ये माइनस का 6 आया। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, माइनस का 10 आई कैप, माइनस का 10 आई कैप माइनस का 15 जे कैप और माइनस का 12 के कैप, माइनस का 12 के कैप। ओके, तो यहां पे आ रहा है 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप माइनस 12 के कैप। ओके, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, ये आप एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के तीन पतले खोखले गोले चित्रानुसार रखे हुए अक्ष वाई वाई जेड के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा। वाई वाई के परितः निकालना है। देखो ये जो तीन खोखले गोले हैं, खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। और 2/3 mr² की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना 2/3 mr² पे, कि यहाँ पे 2/3 mr² पे ये जो आपका एक्सिस दे रखा है, ठीक है, ये जो एक्सिस दे रखा है वाई वाई जेड, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर की बात करें तो ये भी आर हो जाएगा, और ये एक एक्सिस दे रखी और एक ये एक्सिस दे रखी, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए समांतर अक्षों की प्रमेय लगा दोगे। जब इन दोनों के लिए समांतर अक्षों की प्रमेय लगाओगे तो देखो इसके लिए जो आई आएगा टोटल, तो बीच वाले के लिए लिख लिया 2/3 mr² प्लस दो गोले इस तरह, एक तो उनका 2/3 mr² होगा ही होगा, प्लस m। अब ये देखो इन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2r, 2r का मतलब हो गया 4r², 4r² ही हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये 4 3 12, 12 2 14, 14 और 14 2 28, तो ये इस तरह आया 2/3 mr² प्लस 28/3 mr², ये 30/3 mr² आया, और यहाँ से आ जाएगा 10 mr², 10 mr²। ओके, तो कहाँ पे दिख रहा है ऐसा? फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा चित्र में सूर्य के प्रति किसी ग्रह की वृत्ताकार कक्षा में प्रदर्शित है छायांकित भाग एस सी डी, ये छायांकित भाग दे रखा है। क्षेत्रफल छायांकित भाग एस ए बी के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ये जो भाग है इसका 3 गुना है। यदि ग्रह सी से डी तक T1 समय जाता है तो ए से बी तक T2 समय में जाता है। तो बेटा देखो अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया कितना होगा 3 होगा। आपने देखा होगा केपलर के द्वितीय नियम में, केपलर के द्वितीय नियम में क्षेत्रफली चाल क्या रहती है? नियत रहती है। क्षेत्रफली चाल क्या रहती है? नियत रहती है। क्षेत्रफली चाल का मतलब हो गया dA/dt। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे समय सी से डी तक समय कितना लग रहा है? T1 लग रहा है, और ए से बी तक कितना लग रहा है? T2 लग रहा है। देखो अगर ए की तुलना में इस एरिया की तुलना में ये 3 गुना है तो समय भी क्या होगा? 3 गुना होगा। तो जो T2 होगा वो 3T1 के क्या होगा? बराबर होगा। ओके, तो कहाँ पे दे रखा है? जो आपका हाँ मतलब यहाँ पर एरिया है और क्षेत्रफली चाल क्या होती है? नियत होती है। और क्षेत्रफली चाल अगर नियत होगी तो अगर एरिया बराबर होते हैं तो समय बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया क्या है? ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो T1 है वो 3T2 के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो गया? फोर्थ हो गया। 21 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली ए में धारा आई है और 2r त्रिज्या की दूसरी वृत्ताकार कुंडली बी में धारा क्या है? 2i है, तो उनके केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा। बेटा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 I/2r होता है। अगर फेरोक संख्या दे रखी है तो n को भी शामिल कर लेते हैं। ये यहाँ ध्यान से देखो BA/BB तो IA/RA इंटू RB/IB। I की जगह ये I हो गया, ये 2r हो गया। अच्छा यहाँ पे ये R ही था, दूसरी कुंडली का ये 2r हो गया और करंट भी 2i हो गया। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ओवरऑल रेशियो क्या आया? 1:1 आया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहला होगा। आपका सही जवाब क्या होगा? पहला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली से प्रतिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या दे रखा है? 4t² प्लस 2t प्लस 1। ओके, t बराबर 1 सेकंड पे तो धारा निकालनी है। तो सबसे पहले मॉड ई मतलब विद्युत वाहक बल निकालते हैं d∅/dt। तो यहाँ से मॉड ई क्या आएगा? 8t प्लस 2। ओके, ये ई आ गया। अब कह रहा कि अब अगर t बराबर 1 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और i बराबर हो जाएगा मॉड ई/r।
ये 10 हो गया। आर कितना दे रखा है 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 एम्पियर आया। कहाँ पे दे रखा है फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका परिवहन नहीं करती, नहीं ऊर्जा का करती हैं, संवेग का करती हैं। और अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिशन में भी यूज होती है, अपने सिग्नल्स और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इसमें गलत क्या है, आवेश। ओके, ये आवेश का प्रवाह नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करती है, तो हिसाब से आपका 24 का दूसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है परमाणु भार के साथ बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय खंड का वक्र हीलियम पर एक तीक्ष्ण शीर्ष बनाता है। इसका अर्थ है बेटा जहां पे तीक्ष्ण शीर्ष बनेगा तो वहां पे जब आप ग्राफ देखते हो तो वहां पे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे अधिक होती है। और अगर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे अधिक होगी तो उसका मतलब हो गया कि जो उसका नाभिक होगा या वो जो परमाणु होगा वो सबसे अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे हीलियम जो होता है वो मतलब बहुत स्थायी होता है, मोर स्टेबल होगा। तो ये आपका 24 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन होगा यदि आयाम 6% कम कर दिया जाए। बेटा अगर सरल लोलक का आवर्तकाल देखा जाए तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और आप देख रहे हो कि सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, इस वजह से आयाम में कोई भी चेंज करो सरल लोलक का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। तो ये सही जवाब क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 27 बेटा एक कार 2 घंटे में सीधी सड़क पर डी दूरी तय करती है। मान लो ये सड़क है, इसकी दूरी कितनी है डी। तो जब कार जा रही तो 2 घंटे लग रहे और जब आ रही है तो 3 घंटे लग रहे हैं। तो आने में भी दूरी कितनी डी। तो औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर बात की जाए कुल दूरी बटे कुल समय तो डी गया डी आया तो कुल दूरी कितनी हो गई 2d और कुल समय 2 + 3 कितना हो गया 5। तो आपकी जो औसत चाल आएगी वो 2d अपॉन 5 आएगी। और सही जवाब क्या है, सेकंड है। तो 22 का आपका सही जवाब सेकंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, अग्र अवनत में अर्धचालक डायोड 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट करने पर अग्र धारा 1 मिली एम्पियर से परिवर्तित होती है। अग्र अवनत में प्रतिरोध होगा जो बेटा आर है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई है। ओके, क्योंकि डायोड है 0.7 और 0.5 इसका डिफरेंस आया 0.2 और ये 1 मिली एम्पियर है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 मिली एम्पियर तो ये ऊपर जाएगा तो ये 2 × 10⁻² बनेगा, 2 × 10⁻² बनेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 ओम। ओके, सॉरी ये +2 बन जाएगा। तो ये सही जवाब क्या है, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड ऑप्शन सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में कूदता है, मतलब एक्साइटेशन हो रहा है, उत्तेजन हो रहा है। उत्तेजन कब होता है, उत्तेजित अवस्था कब होती है, जब परमाणु को कहीं बाहर से ऊष्मा क्या हो जाए, मिल जाए। तो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। ओके, या ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। अगर बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए तो ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है ना। तभी वो उत्तेजित अवस्था में होगा, मतलब अपने मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कहीं भी जा सकता है, 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे n = 1 से n = 3 पर गया, मतलब उत्तेजित परमाणु है, उत्तेजित अवस्था है। और ये तभी संभव है जब वो बाहर से किसी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही ऑप्शन क्या है, पहला है। ओके, चलिए। घूमते हुए पहिए पर एक बिंदु की तात्कालिक कोणीय स्थिति ये दे रखी है। बल आघूर्ण शून्य कब होगा, बेटा बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है आई अल्फा। अब आई तो शून्य नहीं होगा, टाउ अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है अल्फा क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। ठीक, तो अपने को ये निकालना है कोणीय त्वरण कब शून्य होगा। अगर मैं इसका एक बार अवकलन करूं तो अपने को कोणीय वेग मिलता है और कोणीय वेग का समीकरण बन जाएगा 12t² - 12t, ठीक है ना। और इसका एक बार और अवकलन कर दिया जाए तो अपने को कोणीय त्वरण मिलता है, ये हो जाएगा 24t - 12। और कोणीय त्वरण कितना दे रखा है, 0। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। t बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या है, सेकंड है। तो 30 का सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। तांबे के एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व इतना दे रखा है, ये n दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर तथा प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। तो अगर हम लोग बात करें I = NeAVD,
आई बराबर NEA/VD। अगर यहाँ से VD निकाल ले तो जब हम लोगों को VD पता चल जाएगा, जब VD पता चल जाएगा तो आपसे समय पूछा गया तो T बराबर हो जाएगा जो लंबाई होगी अपॉन VD। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए जरा, L अपॉन आई अपॉन NEA, तो ये हो जाएगा LNEA अपॉन आई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। N 8.5 इंटू 10⁻28 दे रखा है। और बेटा E क्या दे रखा है, वही आपका 1.6 इंटू 10⁻19। और एरिया कितना दे रखा है, एरिया आपका दे रखा है 2 इंटू 10⁻6 अपॉन आई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चा। और 8.5 इंटू 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 85, 80, 17, ये 1.6 आएगा। और देखो 19 और -6 -25 आया, ये आ गया 10 की घाते 3। ठीक है, अब जब इसका इसके साथ गुणा करोगे, ये दशमलव है आपका, तो गुणा करने पे 16 17 छक्का 102, 10 आया और 27 आया, 10 की घाते 3, तो ये आ गया 2.72 गुणे 10 की घाते 4 सेकेंड। देखते हैं कहाँ पे इस तरह का ऑप्शन लिखा, और पहले ही ऑप्शन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 का आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, चलिए, दिए गए प्रतिरोध के नेटवर्क में बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। जरा ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये कहानी देखो, ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, और ये बीच में क्या लग गया R, तो इसमें बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक ना, तो ये ऊपर वाला सीरीज पे हो जाएगा तो 2R, और ये भी सीरीज पे हो जाएगा 2R, और ये भी आपस में सीरीज पे होगा 2R, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये 2R, ये 2R, ये 2R, और ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है ना, अब ये देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2R/3 आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 2R/3 आएगा। और जब फिर ये इस तरह बन जाएगा, ये R और ये 2R/3, जब दोनों को ऐड करेंगे तो R नेट बराबर R प्लस 2R/3, तो ये आएगा 5R/3, 5R/3। तो सही ऑप्शन क्या, थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, गोली पर बल F इतने द्वारा दिया जाता है, जहां F न्यूटन तथा T सेकंड में बैरल से निकलते समय गोली पर बल 0 हो जाता है, तो गोली को दिया गया औसत आवेग क्या है, गोली को दिया गया औसत आवेग क्या है। जब आप देखोगे कि गोली जब निकल रही है तब आपका बल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम ये देखते हैं बल कितनी देर में 0 हो जाएगा। 400 माइनस 2 इंटू 10⁵T बराबर 0, तो 2 इंटू 10⁵T बराबर 400 हो गया। तो यहाँ से बेटा T आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये इतने सेकंड में बल 0 हो जाएगा, या बोल सकते हो इतने सेकंड में गोली बैरल से बाहर निकल जाएगी। ओके, अब अपने को इम्पल्स निकालना था, और इम्पल्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन 0 से T FDT। ठीक है, I बराबर 0 से T की जगह वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³, और फोर्स कितना दे रखा है 400 माइनस 2 इंटू 10⁵T dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 400 का आएगा 400T, लिमिट लगाया 0 इंटू 10⁻³ माइनस, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁵, और ये आएगा T²/2। देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये 0.8 आने वाला है। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 4 इंटू 10⁻6 होगा, तो ये आएगा माइनस का 0.4। अब ये 0.8 है और ये 0.4 है माइनस का, तो ये आएगा 0.4 ओके न्यूटन सेकंड। तो कहाँ पे दे रखा है, सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अन्योन प्रेरकत्व का गुणांक जब चुंबकीय फ्लक्स 2 इंटू 10⁻² वेबर से परिवर्तित होता है और धारा 0.01 से परिवर्तित होती है। बेटा यहाँ पे जो अन्योन प्रेरकत्व होगा वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई होगा। m बराबर डेल्टा फाई क्या दे रखा है 2 इंटू 10⁻², और डेल्टा आई क्या दे रखा है 1 इंटू 10⁻²। ये इससे कैंसिल हो गया, सीधे सीधे 2 हेनरी आ रहा है आपका, और ऐसा कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, संलग्न प्रक्रिया जैसे 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर एक हीलियम नाभिक बनाना सामान्य ताप पर असंभव है। इसके कारणों का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है।
बेटा होता क्या है कि जब हम दो न्यूट्रॉन मिलाते हैं तो जब उनको हम जब ज़्यादा पास लाते हैं तो एक रेंज से ज़्यादा पास आने पर फिर उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल लगने लगता है। और वैद्युत बल जब लगेगा तो वैद्युत बल लगने पर जो कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड होते हैं वो नहीं होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमें और अधिक एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब पास लाने पर इफेक्टिव वैद्युत बल लगने लगता है, इस वजह से हमें एनर्जी हाई एनर्जी की जरूरत होती है, तभी वो आपस में मिल पाते हैं, तभी वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो वैद्युत बल क्यों लगता है, क्योंकि नाभिक क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, इस वजह से उनके बीच रिपल्सन प्रतिकर्षण बल लग रहा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नाभिक धनावेशित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एक ग्राफ चित्र में दिया गया, निम्न में सही विकल्प चुनें। जरा ध्यान से ग्राफ देखो। कण को t बराबर 0 पर विरामावस्था छोड़ा गया। ये देखो, जब ये ग्राफ देख रहे हो आप तो देखो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब वस्तु क्या हो, विरामावस्था पे हो। तो पहला तो सही हो गया। बी पर त्वरण a ग्रेटर देन 0। बेटा ये जो बी है वहां पर जो अगर स्लोप निकालते हो तो स्लोप कॉनकेव अपवर्ड है, स्लोप कॉनकेव अपवर्ड है। और जो जो फंक्शन होगा वो जो फंक्शन होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी इज लेस देन 0 होगा, इज लेस देन 0 होगा। और ये आपका एक्सीलरेशन होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक ना, बिंदु डी पर वेग और त्वरण लुप्त हो जाते, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। ठीक, मोशन हो रहा है तो वहां पे 0 नहीं होगा। ए और डी के बीच औसत वेग धनात्मक है, नहीं। ए और डी के बीच अगर देखते हो तो वो कण कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर वेग जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव साइन के साथ होगा। और जब निगेटिव साइन के साथ होगा तो जो हम एवरेज वेलोसिटी औसत वेग कैलकुलेट करेंगे तो वो भी निगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है जबकि ये निगेटिव होगा। तो नीचे के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। सही ऑप्शन क्या है, पहला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए। दो समान लंबाई के स्टील के तार एक भार के नीचे छत से लटकाए गए, यदि उनके प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा का अनुपात 1:4 है तो उनके व्यासों का अनुपात। ठीक है ना, देखो U बराबर आपने पढ़ा होगा 1/2 स्ट्रेस 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन, ये पढ़ा होगा। अब आयतन तो एक रख दोगे तो स्मॉल u बराबर हो जाएगा 1/2। और विकृति की जगह क्या लिख सकते हो, विकृति की जगह क्या लिख सकते हो, विकृति की जगह आप लिख सकते हो, और अगर इसको चेंज करोगे तो जो स्मॉल u आएगा 1/2 तो आना ही आना है। ठीक ना, और विकृति और एरिया को अगर चेंज कर दिया जाए तो ये आपका फार्मूला बनेगा स्मॉल u बराबर 8f² l अपॉन पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। और जब ये फार्मूला बन गया बच्चा तो यहाँ पे देखो ये d जो है आपका वो व्यास है, तो d⁴ है, सॉरी। तो स्मॉल u प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/d⁴। और अब यहाँ से देखेंगे तो u1/u2 बराबर d2/d1 की होल पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब u1/u2 क्या दे रखा है, 1:4 दे रखा है, 1:4 दे रखा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 1/2 का स्क्वायर लिखा है कि होल पावर 1/4 आएगा, और ये हो जाएगा d2/d1। तो यहाँ से d2/d1 आ जाएगा 1/2 की पावर 1/2, d2/d1 हो जाएगा 1/√2। ओके, तो d1/d2 क्या हो जाएगा, √2:1। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, √2:1, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कर धरातल से प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप के पथ को y बराबर x माइनस x² द्वारा दिया गया है, जहाँ x और y मीटर में मापा गया प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। बेटा अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्व वेग क्या होता है, 0 होता है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट किया जाए तो dy/dx कर लें, या इसको हम तुलना कर सकते हैं किससे, इसकी हम तुलना कर सकते हैं अपने प्रक्षेप के समीकरण से। ठीक है ना, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर अगर निकाला जाए तो अगर हम लोग लिख दें y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये लिखा जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। और जब ये 45 डिग्री आएगा तो आगे जब कंपेयर करोगे तो आगे कंपेयर करने पर आर कितना आता दिख रहा है, आर कितना आता दिख रहा है। अगर आर को ध्यान से देखोगे तो यह एक दूसरा भी फार्मूला पढ़ा होगा आपने, y बराबर, अच्छा यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो 2u², सॉरी हाँ उल्टा लिख देते, 2u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी बराबर 20। ओके ये अब थीटा की जगह क्या रख सकते हो, थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, थीटा की जगह आप रख सकते हो 45, तो कॉस 45 1/2 आया, तो u² अपॉन जी क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है ना। अब r की अगर हम बात करें तो u² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, तो r बराबर u² बाई जी, तो ये आपका r कितना आ गया 20 आ गया, r कितना आ गया 20 आ गया। और जब r 20 आ गया तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि r 20 आ गया तो अपने ने फार्मूला पढ़ा है tan थीटा बराबर h बाई आर, tan थीटा बराबर, सॉरी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि h बराबर या h अपॉन आर बराबर tan थीटा बाई 4, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, 4 से डिवाइड किया 5, तो h बराबर क्या आ गया 5 मीटर। तो सही जवाब क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एक कण चित्र में प्रदर्शित एक घर्षण रहित पथ एबीसी के बिंदु ए पर स्थित है, यह हल्के से दाहिनी ओर धकेला जाता है, जब कण बी पर पहुंचता है तो इसकी ऊर्जा होगी, देखो जब यहाँ पर होगा तो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगी, उसका वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा 0 होगी। जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही होगी, घट रही होगी, वेग धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही होगी। स्थितिज ऊर्जा में जो हानि होगी गतिज ऊर्जा में वो वृद्धि के क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल कितना बना 0.5 मीटर बना। ओके, तो हम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से हाफ mv² बराबर mgh लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा √2gh, 2g की जगह 10 ले लिया और h की जगह 0.5 हो गया, तो v बराबर बेटा कितना आता दिख रहा है आपको, v बराबर आपका √10 आता दिख रहा है बेटा, कितना आता दिख रहा है √10 आता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 10 1 ये, तो ऐसा सही जवाब कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कर एक आदमी अपने कंधे पर एक बंदर को लेकर एक गोलाकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, जिसकी त्रिज्या 9 मीटर और 3 मीटर में 120 चक्कर पूरे करता है, 3 मिनट में 120 चक्कर पूरे करता है। बंदर के केंद्राभिमुख त्वरण का परिमाण है, तो बेटा 3 मिनट में कितने चक्कर पूरे कर रहा है, 3 मिनट में पूरे कर रहा है वो 120, तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 1 सेकंड में 120 बटा 3 गुणे 60, तो ये 2/3 आ गया। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 2/3 लगाएगा। त्वरण पूछा गया तो ए बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 9 मीटर, ओमेगा 2πn होता है तो 4π², एन स्क्वायर हो जाएगा 4/9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 π² मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे दे रखा है ऐसा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति का मान किसी खुले आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है, यदि खुले पाइप की लंबाई 60 सेंटीमीटर हो तो बंद पाइप की लंबाई, बंद आर्गन पाइप के लिए v/4L1 होता है, और खुले पाइप का प्रथम अधिस्वरक होगा 2v/2L2। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, L2 बराबर आ गया 4L1, और L2 कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो ये 4L1 हो जाएगा, L1 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो सही जवाब कहाँ पर होगा 41 का, 41 का सही जवाब है आपका बच्चा पहला ऑप्शन। ओके, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। 42 की तरफ चलते हैं। 42 कह रहा है 2 माइक्रोफैराड वाली समांतर पट्टिका को v विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा E1 है, तो E1 बराबर हो जाएगा हाफ CV²,
तो 1/2 2 इंटू वी स्क्वायर। ओके, ये बनेगा। अब इस संधारित्र को किसी दूसरे समरूप अनावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो जो E2 होगा 1/2 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 आ जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ रहे हो तो 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अच्छा, अनावेशित है तो जो विभवांतर है वो आधा हो जाएगा V/2 का स्क्वायर, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर। 1/2 वी स्क्वायर करा E2 अपॉन E1। तो जब E2 अपॉन E1 करोगे बच्चा, तो जब कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1:2 आएगा। और ऐसा कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 43, एक संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है, जब प्लेटों के बीच माध्यम वायु है तो इसकी धारिता C1 है। यदि प्लेटों के समान क्षेत्रफल एवं 2d/3 मोटाई वाली एक धात्विक पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी जाती है तो संधारित्र की धारिता C2 हो जाती है, C2 अपॉन C1। तो बेटा C बराबर होता है ε0 A अपॉन डी, और C2 आपका हो जाएगा ε0 A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। धातु की पट्टी है तो धातु की पट्टी के लिए के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ε0 A अपॉन डी माइनस टी, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखी जाए ε0 A अपॉन डी माइनस 2d/3, तो सॉल्व करने पर आएगा ε0 A अपॉन d/3, 3 गया ऊपर तो 3 ε0 A अपॉन डी। ओके, तो C2 अपॉन C1 पूछा था, तो वैल्यू रखोगे तो ये 3C1 आएगा, और C2 अपॉन C1 क्या आ जाएगा 3:1, 3:1। तो कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए, तो जब ये 43 हो गया आपका, अब चलते हैं 44 की तरफ। कह रहा है किसी एक LCR परिपथ में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के AC सिग्नल को लगाया जाता है। यदि कुंडली L 10 मिली एम्पियर तथा वोल्टेज 31.4 है तो परिपथ में धारा। बेटा LCR सर्किट है, सब सीरीज पे होंगे तो सब में करंट भी क्या होगा, सेम होगा। और जब सब करंट में सेम होगा तो VL बराबर लिख सकते हैं, VL बराबर IXL। VL कितना दे रखा है 31.4, I आपको निकालना है, XL होता है ओमेगा L, XL होता है ओमेगा L, और ओमेगा होता है 2πfL। 3.14 गुणे F कितना दे रखा है बेटा 50, और L कितना दे रखा है 10 मिली हेनरी, 10⁻⁻2 कर दिया। देखो ये जीरो से ये कैंसिल हो गया, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो 31 कितना आ गया 4 आ गया। और जब आप डिवाइड करोगे, ये 10 मिली हेनरी था, सॉरी ये -3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 31.4 बराबर I गुणे ये -1 बन रहा था, ये 2 इंटू ये आया इंटू 5 आया इंटू 10⁻⁻1, ये 10 हो गया, और ये इससे सेट हो जाएगा। तो ये I बराबर आ जाएगा 31.4 बटे 3.14। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। और सही जवाब कहाँ पर है आपका, पहले पे। तो 44 का आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश 0.2 चौड़ाई के एक झिर्री से विवर्तित होकर 100 सेंटीमीटर फोकस के एक उत्तल लेंस के फोकस तल पर विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई पूछी गई है, और वो चौड़ाई होती है लैम्डा अपॉन E इंटू डी। ओके, लैम्डा क्या दे रखा है आपका 400 नैनोमीटर, तो ये आपका 10⁻⁹ आएगा। कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करने पे 1 आएगा। E कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, ये 200 आया, ये 10⁻⁻5 आया, तो 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और 2 इंटू 10⁻³ का मतलब हो गया आपका कि 2 मिलीमीटर, ये आपका हो गया। ओके, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं हम लोग। करें एक प्रकाश स्रोत उसके फोकस पर रखा जाता है तो प्रकाश उत्तल लेंस से निकलता है, तो प्रकाश के तरंगाग्र का आकार होगा, जब फोकस पे रखोगे तो फोकस पे रखने पर जो किरणें होती हैं वो इस तरह निकलती है, और ये तरंगाग्र कैसा होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, समतल होगा। क्वेश्चन नंबर 47, करें एक पदार्थ का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य लगभग है, आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। तो बेटा जब यहाँ पर आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकालनी होगी आपको, तो यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा वर्क फंक्शन का, W बराबर hc अपॉन लैम्डा नॉट, hc अपॉन लैम्डा नॉट। अगर कार फलन को आप किस में ले रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनता है, नैनोमीटर में फार्मूला बनता है 1240 अपॉन W।
या डब्ल्यू ना लिख के कार फलन को फाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन है। और ये नैनोमीटर पे आंसर आएगा। फाई की जब वैल्यू रखेंगे तो आपका लगभग आंसर क्या आ जाएगा, आपका लगभग आंसर आएगा 1240/3 नैनोमीटर। तो ये 413.3 नैनोमीटर आएगा। और ये कहाँ पे जाएगा, आपके थर्ड ऑप्शन पे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन निरोधी विभव के बारे में सही नहीं है। यह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। के मैक्स बराबर आपने पढ़ा होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ये के मैक्स क्या होता है, ई वी नॉट। ये वी नॉट आपका क्या है, निरोधी विभव, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, कह रहे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का 1/e होता है। अगर ये ध्यान से देखो यहाँ से, तो ये के मैक्स अपॉन ई लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। यह आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर बढ़ता है, और ये उत्सर्जक सामग्री की प्रगति पर निर्भर करता है। हाँ, मटेरियल्स पे डिपेंडेंसी बनती है, लेकिन इस स्टेटमेंट में गलती है। यह आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर बढ़ता है, नहीं, ये तीव्रता पर डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है, तो आपको गलत ही निकालना था। तो 48 का आपका कौन सा सही होगा, थर्ड सही होगा। 49 करे कि सही करना है। 101 में कितने सार्थक अंक होते हैं, 4, तो ये आपका इधर आ गया। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3, ये आपका इधर आया। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 6, और इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 5। तो ए का कौन सा सही है, सेकंड सही है, ठीक है, यही सही दिख रहा है। बी का कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सी का कौन सा सही है, फोर्थ सही है, हाँ। डी का कौन सा सही है, थर्ड से, हाँ ये। तो 49 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल पर 20 विभाजन होते हैं, जो मुख्य स्केल के 19 विभाजन के साथ मेल खाता है। यंत्र का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, मुख्य स्केल विभाजन के बराबर है। जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट, वो एम अपॉन मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या होती है, भागों की संख्या होती है। लीस्ट काउंट 0.1 दे रखा है एम, और कितने विभाजन दे रखे हैं, 20, तो एम बराबर हो जाएगा 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो कहाँ पे दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो बेटा ये आपके 1 से 50 तक के हिंदी मोड पे सॉल्यूशन थे, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग आगे किसी FST या किसी दूसरे टेस्ट सीरीज पे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।